बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल जैसा कि हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था और वो चैप्टर है ज़र या मनी के मुतालिक, तो उसी को आज हमने कंटिन्यू करना है। ज़र से कबल जो तरीक़ेकार अख्तियार होता था लेन देन के लिए बराह रास्त तबादले का निज़ाम, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, तो वो आपने लास्ट लेक्चर में उसकी डिटेल मैंने आपको पढ़ाई और उसकी मुश्किलात भी बताई कि लोगों को किन परेशानियों को सामना करना पड़ता था उस बार्टर सिस्टम या बराह रास्त तबादले के निज़ाम में। इन्हीं परेशानियों की वजह से लोगों के अंदर ये जस्तजू पैदा हुई कि वो कोई ऐसी चीज़ बतौर लेन देन के आले के इस्तेमाल करें जिससे उन्हें इन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, बल्कि वो आसानी से जो है वो अपनी अशिया खदमात बेच सकें, ख़रीद सकें और को वो जो चीज़ है वो सब के लिए काबिल कबूल भी हो। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ना है वो है ज़र का इर्तका यानी एवोल्यूशन ऑफ मनी, कि ज़र कैसे आहिस्ता आहिस्ता वजूद में आया। बार्टर सिस्टम की जो मुश्किलात थी अभी मैंने जैसे कि आपको बताया, तो लोगों ने उन मुश्किलात से बचने के लिए ऐसी चीज़ को ढूंढना शुरू कर दिया कि जिसे सब बआसानी कबूल भी कर लें, ले लें और लोग अपनी अशिया और खदमात का लेन देन आसानी से कर लें। ठीक है, तो इसकी वजह से जब लोगों ने ऐसी चीज़ को की तलाश शुरू की, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुख्तलिफ अशिया को ज़र के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर उनके अंदर जो उन्हें खामियां नज़र आई तो फिर किसी और चीज़ को ज़र के तौर पे इस्तेमाल किया। इसी तरह करते करते ज़र की मौजूदा शक्ल जो है वो मुख्तलिफ मरहलों से गुजर कर यहाँ तक पहुँची है। तो अब हमने वो मराहिल देखने हैं या वो मनाजिल देखनी है, ज़र के इर्तिका के मराहिल या ज़र के इर्तिका की मनाजिल, जो कि जिनसे गुजर कर ज़र अपनी आज की मौजूदा शक्ल में पहुंची है। प्रोफेसर क्राउथर ने ज़र के इर्तिका की जो 4 मनाजिल बयान की हैं, आज हमने वो डिस्कस करनी है। ये हैं अशिया और अजनास बतौर ज़र, धात और धाती सिक्के बतौर ज़र, कागजी ज़र और एतबारी ज़र। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। अशिया और अजनास को ज़र के तौर पे इस्तेमाल करने का मतलब जो था वो बार्टर सिस्टम के फ़ौरन बाद था। ठीक है, यानी जो लोग आपस में चीज़ों का लेन देन करते थे उसमें उन्हें मुश्किलात होती थी, तो उन्होंने अशिया और अजनास को ज़र के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिसके अंदर अशिया में और अजनास में जानवरों की खालें, गल्ला यानी ये जो दालें चावल वगैरह हैं, तीर, फिर गुलाम, सीप, सीप जिसको कहते हैं वो जिसमें से मोती निकलता है, मोती, पत्थर, पत्थर यहाँ पे वो कीमती पत्थर भी हो सकते हैं, खाने पीने की अशिया हैं या तंबाकू वगैरह, ये सब चीज़ें ज़र के तौर पे इस्तेमाल होती थी। यानी कोई भी चीज़ खरीदनी होती थी तो इन अशिया को देकर वो चीज़ खरीद ली जाती थी। ठीक है, यानी ये लेन देन का जरिया बन गई थी। लेकिन इसमें मसाइल भी थे। वो मसाइल क्या थे कि ये ज़ाया हो जाने वाली अशिया थी, इसमें से ज़्यादातर गल सड़ जाने वाली अशिया थी, जल्द ख़राब हो जाने वाली अशिया थी, जिनका ज़ख़ीरा करना मुमकिन नहीं था। ठीक है, इन मसाइल की वजह से जो दूसरा मरहला आया वो था धात और धाती सिक्के बतौर ज़र। अब हुआ क्या कि जब अशिया जो ज़ख़ीरा नहीं हो सकती थी, जो जल्द गल सड़ जाती थी, तो मुश्किलात होती थी कि उसको ज़र के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उन्हें महफूज तो रखा जा नहीं सकता और ज़रूरी नहीं है कि अभी आपके पास एक चीज़ मौजूद है ज़र के तौर पे और लेकिन आपको अभी खरीदारी नहीं करनी और ख़रीदारी आपको अगले दिनों में करनी है, तो उस वक्त तक वो चीज़ महफूज नहीं रह सकती थी। तो धात और धाती सिक्के बतौर ज़र इस्तेमाल किए गए जब, तो उसमें इब्तदा ऐसे हुई कि जो कीमती धातें थीं, सोना और चांदी, उसके टुकड़ों को बतौर ज़र इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। अब उसमें क्या था कि कुछ टुकड़े बड़े, छोटे, उनकी शेप एक जैसी नहीं, वगैरह वगैरह। तो फिर उसके अंदर ये चीज़ आई कि आहिस्ता आहिस्ता सोने और चांदी के सिक्के बनाने शुरू कर दिए गए हुकूमत की तरफ से। सिक्के मतलब एक जैसे साइज के टुकड़े और जिसमें एक जितनी मालियत की धात इस्तेमाल हुई हुई हो और उनकी शक्ल और सूरत भी बिल्कुल एक जैसी हो, ताकि उन्हें पहचानने में आसानी हो। ठीक है, तो जो धाती ज़र है उसको हुकूमत खुद जारी करती है। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, या शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, या एमसीक्यू। तो सोने चांदी के सिक्के बनाने का अमल शुरू हो गया हुकूमती सतह पे, एक जैसे साइज़ के बिल्कुल
एक जैसी शक्ल व सूरत के सिक्के बनाने शुरू कर दिए गए जिन्हें ज़र के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा। अब जो ये धाती ज़र जारी किया जाता था वो धाती निज़ाम के तहत जारी किया जाता था। कुछ मुल्क ऐसे थे कि जहाँ पे यकधाती निज़ाम था, यानी सिर्फ एक धात के सिक्के इस्तेमाल होते थे, जैसे या सिर्फ सोने के सिक्के या सिर्फ चांदी के सिक्के। दो धाती निज़ाम ऐसा धाती निज़ाम था जिसमें एक से ज़्यादा धातें यानी दो धातें ज़र के तौर पे इस्तेमाल होती थीं, यानी दो धातों के सिक्के बनाए जाते थे, जैसे सोने के सिक्के भी और चांदी के सिक्के भी। कसीर धाती निज़ाम, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कसीर का मतलब है ज़्यादा, तो कसीर धाती निज़ाम में दो से ज़्यादा धातों को बतौर ज़र इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि सोने चांदी के साथ कांसी या तांबे को भी इस्तेमाल कर लिया जाए। तो ये तो थे धाती निज़ाम, डिटेल हम इसकी बाद में देखेंगे। फ़िलहाल अभी हम जो चीज़ कर रहे हैं उस पे कंसंट्रेट करते हैं। तो धात और धाती सिक्कों को जब बतौर ज़र इस्तेमाल किया गया तो धातों की मिक़दार में आहिस्ता-आहिस्ता कमी आनी शुरू हो गई। ठीक है, जब वो इस्तेमाल होनी शुरू हुई तो एक तो ये प्रॉब्लम थी कि फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सिक्के जारी करना जो है वो हुकूमत के लिए मुमकिन ना रहा, क्योंकि धातों का शॉर्टेज होने लगा। दूसरा ये कि धाती सिक्के वज़न में इतने भारी होते और उनकी चोरी का भी डर होता, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना आसान नहीं था, मुश्किल था। फिर खोट की मिलावट कर देना, कभी कोई लोग जो हैं अगर अपने सिक्के बनाने में किसी दूसरी धात की मिलावट कर देते तो उस सिक्के की मालियत उतनी नहीं रहती, या उसको पहचानने में समझने में गलती हो सकती है कि वो वाकई सोने का सिक्का है या उसमें कोई और धात भी शामिल की गई है। फिर जो है इसके ऊपर सिक्का साजी में बहुत ज़्यादा अखराजात भी आते थे, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से और इनको गिनने में भी मुश्किल होती। तो जो धाती और सिक्के और धात की को ज़र के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था, इसके अंदर जो मुश्किलात आई जो मैंने अभी आपको बताई कि धातों की मिक़दार में कमी होने लगी, इसकी मुंतकिली मुश्किल थी, इसमें खोट की मिलावट होने लगी और इस पे ज़्यादा अखराजात भी आने लगे। तो इन मसाइल को देखते हुए अगले मरहले में दाखिल हुए और वो था कागज़ी ज़र, ठीक है। कागजी ज़र यानी कागज से बने हुए नोट, करेंसी नोट जिनको हम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं हमारे पास 10 रुपए से लेकर 5,000 तक की मालियत के नोट पाकिस्तान में छापे जा रहे हैं, ठीक है। अब कागजी ज़र जो जारी करता है वो मरकजी बैंक होता है किसी भी मुल्क का, जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि धाती ज़र हुकूमत जारी करती है टेक्साल से, और जो जो कागज़ी ज़र है उसका इजरा मरकज़ी बैंक करता है, उसको हुकूमत ने इजाज़त दी होती है, ठीक है। तो अब इसमें अगर मुख्तलिफ निज़ामों के तहत असूलों के तहत कागज़ी ज़र छापा जाता है, अगर तो किसी भी गारंटी के बगैर छापा जाए तो उसे हम खसारे की सरमायाकारी कहते हैं। फ़िलहाल आपको इतना ही इसको जहन में रखना है, इसकी मज़ीद डिटेल हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। कागज़ी ज़र के फ़ायदों में सबसे पहला फ़ायदा ये था कि उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर लिया जाता था, क्योंकि उसका वज़न इतना ज़्यादा नहीं होता। दूसरा ये कि इसको गिनने में आसानी होती। तीसरा ये कि लेने-देने में जो है वो इसकी आसानी थी। ये आसानी, इसके अलावा जो करेंसी नोट थे उनको पहचानने में, फ़र्क करने में आसानी हो जाती थी सिक्कों की निस्बत, ठीक है। तो कागज़ी ज़र के ये फ़ायदे थे। लेकिन फिर भी जो कागज़ी ज़र हैं या कागज़ी नोट हैं, इनका भी जो है वो मुख्तलिफ मसाइल थे जिनकी वजह से एतबारी ज़र जो है उसको इस्तेमाल में लाया जाने लगा। जदीद दौर में हम मज़ीद इसको बेहतर बनाने लगे। वो ये क्या है, अब जैसे लाखों रुपया है, आप जेब में लाखों रुपया डाल के नहीं ले जा सकते नोटों की शक्ल में। लेकिन अगर हम किसी एक चेक की शक्ल में या क्रेडिट कार्ड की शक्ल में या एटीएम कार्ड की शक्ल में अपनी जेब में रखते हैं, तो आप बआसानी कहीं भी वो रुपया पैसा मुंतकिल भी कर सकते हैं और उससे ख़रीदारी भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम्स थे कागज़ी ज़र के, जिसकी वजह से एतबारी ज़र वजूद में आया। एतबारी ज़र, ये क्रेडिट मनी जो है, इसको भरोसे की बुनियाद पे गर्दिश करने वाला ज़र भी कहा जाता है। इसके अंदर जो रिवायती आलात हैं जो ज़र एतबार के, वो किताबी हिसाब है, हुंडियाँ हैं, चेक हैं, बैंक ड्राफ्ट हैं, ट्रैवलर चेक हैं। इनकी डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊँगी। चेक का सिर्फ़ आपको पता है, आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि बैंक का जो चेक लिखा जाता है, वो एक एतबारी ज़र कहलाता है, ठीक है? और जदीद एतबारी ज़र में आपने ऑनलाइन बैंकिंग, यानी हम इंटरनेट के थ्रू जो ट्रांसफ़र करते हैं मनी, वो एटीएम कार्ड, ये तो अक्सर बच्चों ने देखा होगा, एक प्लास्टिक मनी भी इसको कहा जाता है, और क्रेडिट कार्ड जो हैं ये भी
اعتباری زر کے جدید طریقے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مدد سے ہم بڑی بڑی رقم جو ہے وہ کسی بھی وقت کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں کہ ایک تو ادائیگی اور وصولی میں آسانی ہے، آپ کو اپنے ساتھ بہت سارا پیسہ ساتھ لے کر نہیں پھرنا پڑتا، بلکہ آپ بآسانی آن لائن بینکنگ کے ذریعے، اے ٹی ایم کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بڑی بڑی رقم دوسروں کو منتقل کر سکتے ہیں اور ادائیگی بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے دوسروں سے وصولی بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں پھر منتقلی میں آسانی ہوتی ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ رقم آسانی سے منتقل کر سکتے ہیں۔ تو یہ چار آپ کی ٹائپس ہیں اعتباری زر کے ارتقاء کی منازل ہیں۔ پہلی بارٹر سسٹم سے ہم اجناس اور اشیاء کو بطور زر کی طرف آئے، پھر اس سے دھاتی زر اور دھاتی سکوں کی طرف آئے، پھر اس سے کاغذی زر کی طرف آئے، اور اب اعتباری زر کی طرف آ گئے۔ تو موجودہ شکل جو ہے وہ زیادہ تر اعتباری زر کی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کلیئر؟ اوکے، اللہ حافظ۔